रोग का पर्याय होता है। तो हम कह रहे हैं इसे राजा का रोग। कौन राजा? राजा चंद्रमा। ठीक है। वैदिक लिटरेचर में मैथोलॉजी का बहुत अच्छा यूज किया था, बहुत अच्छा फिक्शन लिखते हैं वो। तो राजा शर्मा को देखो कितने खूबसूरत तरीके से डिफाइन किया जा रहा है। तो पहले तो कुछ बातें जाने कि ये अन्य रोगों की तरह जो हम कुष्ठ में पढ़ते आ रहे हैं, ये भी कैसा है? त्रिदोषज है, लेकिन ये कफ प्रधान त्रिदोषज है। ठीक है। और चाहे जो हमारा लेप्रोसी वाला बैक्टीरिया था, उसी फैमिली का बैक्टीरिया यहाँ भी है। कौन सा हो सकता है? वो कौन सा था? माइकोबैक्टीरियम लेप्री था। तो ये क्या हो जाएगा? माइकोबैक्टीरियम बैसिलस। क्या हो जाएगा? माइकोबैक्टीरियम बैसिलस। ठीक है। एसिड फास्ट बैसिलाई होते हैं। ठीक है, इस हिसाब से इसका टेस्ट भी करते हैं। राजक्षमा राजा और यक्षमा दो पदों से बना है। बाकी आपको पता है, राजा का रोग, ये सारी कहानियाँ, कोई मतलब नहीं है। कुछ कहानियाँ यहाँ पर बताई गई हैं, वो थोड़ा सा आप बस याद नहीं करना, क्वेश्चन नहीं बनता है, पर थोड़ा सा देख लेंगे वो। कहानी कैसे है कि क्वेश्चन कभी मान लो ऐसे आएगा नहीं, कभी आ जाए कि ये किसके बारे में कहा गया है। रोहिण्यम अतिसक्तस्य शरीरम न अनुरक्षितः, किसके बारे में, किस रोग के बारे में कहा गया है? बता दो कि राजक्षमा के बारे में कहा गया। और क्यों? रोहिणी से याद आना चाहिए। मैं बताया था कि दक्ष प्रजापति की 28 कन्याएं थीं, है ना। सबकी शादी चंद्रमा से कर दी थी, क्योंकि उस समय चंद्रमा काफ़ी हैंडसम थे, कूल भी थे। सूर्य देवता भी काफ़ी हैंडसम थे, पर कूल नहीं थे, काफ़ी गर्म मिजाज थे, तो शादी नहीं करते थे, है ना। कम हैंडसम चलेगा, लेकिन गुस्से वाला पति नहीं चलेगा, वरना फिर डोमेस्टिक वायलेंस करेगा, दहेज पदार्थ चक्कर मार डालेगा, ये सब नहीं चलेगा। तो चंद्रमा ने सबको 28 की 28 प्रजापति की कन्याओं को स्वीकार कर लिया मित्रों। और उन 28 कन्याओं में से केवल रोहिणी नामक एक जो स्त्री, जो मतलब भार्या थी, भार्या मतलब पत्नी को भार्या कहते हैं, बहुरिया कहते हैं, बहू कहते हैं, बीवी कहते हैं, बेगम कहते हैं, वाइफ कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, बाकी जो जो कहते हैं चैट पे वो नहीं बता सकते हम लोग, आप पर्सनली जानते हो। अधिक आसक्त होने पर अब वो उस रोहिणी नामक भार्या में अधिक आसक्त हो गया, यानी कि उससे ज़्यादा प्यार करने लगा। ठीक है। पहली बात तो एक से ज़्यादा शादी नहीं करनी चाहिए, अब कर भी रहे तो भी सबको बराबर टाइम दो। और ऐसा करने से क्या हुआ, उसमें इतना आसक्त हो गया, इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि वो शुक्र का नाश होने लगा और अपने शरीर की रक्षा नहीं कर पाया। फलस्वरूप उसके शरीर का जो स्नेह भागता है, शुक्र कहते हैं, उसका नाश हो गया, जिससे उसका शरीर अत्यंत क्षीण हो गया। ठीक है। इसके बाद जो बाकी जो 27 कन्याएं थीं, वैसे तो देखो ये कुछ नहीं है, ये जो आप जानते हो ना कि जो चंद्रमा होता है 28 दिन में अपनी परिक्रमा पूरी करता है, जो 28 नक्षत्र है ना, उन्हीं को उसकी पत्नी कहते थे। मैथोलॉजी की एक कहानी कहने का तरीका है वैदिक लिटरेचर का, इसलिए वैसे कहानी बता रहे हैं। तो मैं कहाँ था? मैं यहाँ था। तो बाकी जो स्त्रियाँ थीं, मतलब जिसकी पत्नियाँ थीं, अपने पिता के पास गईं, कहीं पापा पापा, दहेज तो आपने सबके लिए बराबर दिया था, लेकिन हमारा पति जो चंद्रमा है ना, ये हमारी उपेक्षा करता है, हमारी उपेक्षा करता है, हमें टाइम नहीं देता, ना हमारे लिए गिफ्ट लाता है, सब रोहिणी को दे देता है, उसके कमरे में एसी लगा रखा है, हम पागल हैं क्या? तो 27 जो पुत्रियों की शिकायत सुनी प्रजापति ने, तो क्रोधित हो गए। प्रजापति क्रोधित हुए, गुस्से में सराबोर हुए, गहरी गहरी सांसें लेने लगे। अब जब सांसें ले रहे थे बेटा, तो जो गुस्सा था, वो गुस्सा था, वो सांसों के माध्यम से बाहर निकला कफ के रूप में। ठीक है। और वही क्या बनेगा बाद में? वही कफ, वही क्रोध रूपी कफ एक इंसान का शरीर ले लेगा, और एक फिर डिजीज का रूप ले लेगा, है ना। पहले तो ये किसको लग जाएगा? पहले उसको लग जाएगा, चंद्रमा को, बाद में चंद्रमा पृथ्वी भेज देगा और ये राजस्व बन जाएगा। आज चल कल पढ़ लें पूरा। कहाँ थे हम? हाँ, तो चंद्रमा ने उनकी 28 लड़कियों को स्त्री के रूप में गढ़ किया था, परंतु सत्यानाश ने किया। अतः अपने स्वीकृत स्त्रियों क्षमता विवरण करने वाले चंद्रमा को अपने गुरु, देखो चंद्रमा के गुरु भी हैं, ससुर भी हैं, दक्ष प्रजापति ने शाप दे डाला। फलस्वरूप क्या हुआ? रजोगुण से युक्त निर्बल चंद्रमा में क्या इंडिकेट किया जा रहा है कि राजक्षमा उसी को हो सकता है जिसकी इम्यूनिटी वीक होगी, जिसके अंदर बल नहीं होगा, जो कमजोर होगा, टाइम से खाएगा पिएगा नहीं। रजोगुण से युक्त निर्बल चंद्रमा में क्रोध स्वरूप देहधारी
देखो क्रोध भी है, क्रोध जोर में था, हर जगह था, पर क्रोध यहाँ भी है। आपको ध्यान है, हमने नित्यानंद में पढ़ा था रुद्रकोप। रुद्रकोप याद है बेटा, है ना? जोर का क्या था ये? प्रभाव था, प्रकृति थी, स्वभाव था, क्या था रुद्रकोप? और परिग्रह, याद आ रहा है? तो यहाँ भी क्या है, ये क्रोधी तो है। तो क्रोध स्वरूप देहधारी उस व्यक्ति ने रोग के रूप में प्रवेश कर लिया चंद्रमा के अंदर, और चंद्रमा जो है उस रोग से पीड़ित हो गया। वो कुछ नहीं है, ये सब पुष्य अश्विन आदि नक्षत्र हैं, ठीक है? उन्हीं को पत्नियां बता दिया गया है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी। कह रहे हैं काम आसक्त चंद्रमा अत्यंत बलवान गुरु के क्रोध से पराभूत होकर जब निष्प्रभ कांतिहीन हो गया, निस्तेज हो गया, इम्यूनिटी उसकी बेकार, इम्यूनिटी एकदम कम हो गई, तब देवता और ऋषियों को, तब अपनी सिफारिश के लिए देवता और देव ऋषियों को साथ में लेकर नमस्ते। तब बेटा देवताओं को और देव ऋषियों को साथ में लेकर ससुर दक्ष प्रजापति के शरण में गया चंद्रमा। आप जानते हो ना कि कभी दामाद ससुर के पैर नहीं छूता है, हाँ या ना बताओ? जी सर। है ना? यहाँ देखो छूने पड़ेंगे। जब बात जान पे आती है ना, जब बात सर्वाइवल की आती है ना, इंसान हर उल्टा काम करता है। तो दक्ष प्रजापति के शरण में गया, फिर क्या हुआ, उसके पास शरण में आए चंद्रमा की शुद्ध हुई बुद्धि को समझकर दक्ष प्रजापति चंद्रमा को प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, जाओ अश्विनी कुमार के पास चले जाओ, वो तुम्हारा ट्रीटमेंट कर देंगे। अश्विनी कुमारों के पास गया, उनका रेफरेंस लेकर उन्हें रेफर कर दिया ओपीडी नंबर, जो भी 15 में बैठे, 15 तो नहीं, ओपीडी नंबर 5 में बैठे अश्विनी कुमार, या कहीं बैठे मान, 9 में बैठे, 12 में। चंद्रमा की चिकित्सा करी उन्होंने, चिकित्सा के द्वारा चंद्रमा में ओज बढ़ा दिया। देखो फिर से वही बात है, इम्यूनिटी कम हुई थी, शरीर निर्बल हुआ था, तब राजयक्ष्मा प्रवेश किया, और जैसे इम्यूनिटी बढ़ गई राजयक्ष्मा चला गया। यानी कि हमें एक इंडिकेशन मिल रहा है कि हम राजयक्ष्मा में आहार विहार के जरिए पेशेंट की इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, बाकी तो काम शरीर कर ही लेगा। और रोग से मुक्त कर दिया, रोग से मुक्त हुआ चंद्रमा नामक ग्रह विशेष रूप से चमकने लगा। फिर जब ठीक हुआ अश्विनी कुमार की चिकित्सा से, तो इतना ठीक हो गया, पहले से ज़्यादा सुंदर हो गया, पहले से ज़्यादा हैंडसम हो गया। तो उसने कहा कि मेरी पॉपुलैरिटी यहाँ ही क्यों हो। फिर वो क्या किया, आसमान में चमकने लगा और पृथ्वी वाली सारी लड़कियों को जगाने लगा। लेकिन लड़कियाँ लड़कियाँ और लड़के पृथ्वी वाले कम थोड़ी हैं, बहुत कमीने हैं। उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने चंदा को मामा बना लिया, उसकी सारी हैंडसमनेस धरी रह गई और उसका मन विशेष रूप शुद्ध हो गया। तो बताओ कहानी कैसी लगी? बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बेटा यहाँ पे यक्षमा के पर्याय। सब जानते हो, क्रोध याद रखना, ये गड़बड़ कर दोगे आप कि क्रोध भी यक्षमा का पर्याय होता है। क्रोध भी यक्षमा का पर्याय होता है। बाकी यक्षमा, ज्वर, रोग, दुख, ये सब होता है, आप जानते हो पहले से। बस यार, क्रोध भी राजयक्ष्मा का पर्याय होता है। यक्षमा का मृत्युलोक में आगमन, यानी कि यक्षमा हमारी पृथ्वी पर कैसे आया? जब चंद्रलोक में चल रहा था, स्वर्गलोक में बात चल रही थी, तो बात इतनी थी कि अश्विनी कुमारों ने जब हुंकार लगाई, हे राजयक्ष्मा रूपी देहधारी क्रोध, भाग जाए यहाँ से, राजा चंद्रमा को छोड़ दे, प्रजापति का आदेश है। तो बेचारा वो भागा, और जब जब भागा तो मनुष्य लोक में चला गया। मनुष्य लोक की किस को पड़ी है? पृथ्वी पर ना तो नेता सुन रहे हैं, ना साइंटिस्ट सुन रहे हैं, ना अमीर सुन रहे हैं, भगवान भी नहीं सुन रहे पृथ्वी वालों की, तो छोड़ दिया है। बाढ़ से मरो, भूकंप से मरो, महामारी से मरो, कौन देख रहा है? तो ऐसे ही राजयक्ष्मा कहाँ भेज दिया, मनुष्य लोक में चला आया। और यक्षमा 4 प्रकार के अपने होने के कारणों को प्राप्त कर मनुष्य लोक में प्रवेश करता है। आज भी यक्षमा भटकता रहता है दोस्तों, आज भी यक्षमा भटकता रहता है। और जहाँ कहीं आप खाना खाए बिना जाओगे, गलती मत करना बेटा। कभी भी हमेशा सिखाया जाता है, पहली चीज़ पता नहीं आपको सिखाई नहीं सिखाई, कभी पेशेंट के बीच में जाओ, अगर आपकी ड्यूटी वार्ड में, इमरजेंसी वार्ड में, आईसीयू में, और यहाँ तक ओपीडी में लगने लगे, तो कभी खाली पेट गलती से मत बैठ जाना पेशेंट्स के बीच में, क्योंकि राजयक्ष्मा होने के बहुत चांसेस होते हैं। ये राक्षस हमारे आसपास घूमता रहता है, माइक्रोबैक्टीरियम बैसिलस नाम का। गलती से भी बिना अच्छा हेल्दी नाश्ता किए बिना ओपीडी में चले जाना, ठीक है? मान लो गलती से चले भी गए, बिना खाना खाए, तो जिसकी भी ड्यूटी हो उससे कहो कि मास्टर हमारे लिए नाश्ता मंगवा दो, मैं नाश्ता मंगवा के खाओ, ठीक है? क्या टीचर कंजूस होते हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। राजयक्ष्मा के 4 कारण।
सर कल ऑनलाइन भी ये सुविधा उपलब्ध होगी क्या? इसलिए मैं जानबूझ के बेटा क्लास रात को लगाई है। मैं तो बाद नाश्ते ही कर रहा हूँ, डिनर करो ना करो क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बेटा शुरू हो जाएंगे हमारे, है ना। ऊपर का सब वो बाय बाय इंटरव्यू वाला मामला छोड़ो उसको। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू होंगे। बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, राजक्षमा के कितने कारण, राजक्षमा कितने निदान, 4, पहला क्वेश्चन। और ये वाला श्लोक याद होना चाहिए, रट लेना। पहला और आखिरी श्लोक बता रहा हूँ रटने के लिए इस चैप्टर का। पहला और आखिरी श्लोक जो आपको याद करना है, बाकी मत याद करो चलेगा, ठीक है। कौन से 4 है भाई, ये 4 है। पहला है, पहले 4 लिख दिया। पहला है अयथावल आरंभ। अयथा माने जो काम नहीं करना चाहिए उसकी शुरुआत कर देना। दूसरा है वेग संधारण, वेगों को धारण करना। तीसरा जो होता है धातुओं का क्षय हो जाए किसी वजह से, 1 2 3। और चौथा है विस्मासन, आप उल्टा सीधा खाओ, गलत टाइम पर खाओ। ये 4 जो क्या होते हैं, राजक्षमा के कारण होते हैं मित्रों, ठीक है। एक एक करके देख लेते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। देखो ये सारी चीज़ें एक जैसी रहेंगी लगभग। छत्तीस चैप्टर आएगा, शतस पास आएगा, राजक्षमा में पढ़ी रहे हम लोग, है ना। तो कई जगह पर आप देखोगे और छत देखोगे, छत लगभग एक जैसी चीज़ें हैं, ठीक है। इन सब में लगभग निदान एक जैसे ही रहेंगे। ये वाले थोड़ा एक बार पढ़ लो बस, उसमें लिख देना। जैसे कि अपनी शक्ति से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति से या ज़्यादा देर तक युद्ध कर लेना, है ना। बहुत ज़्यादा देर तक पढ़ाई कर लेना, और बहुत ज़्यादा बोल बोल कर पढ़ाई। जैसे मैं अक्सर बता रहा हूँ जब मैं आपको क्लास पढ़ा के हटता हूँ ना, तो मेरा 15 मिनट दिमाग सुन्न हो जाता है। क्योंकि एक बात समझ लो, एक तो एक्सरसाइज करने से, ठीक है, मैथुन इत्यादि प्रक्रिया करने से, और उच्च भाषण करने से, यानी बहुत ज़्यादा बोलने से या बहुत तेज़ बोलने से लगभग एक जैसी एनर्जी का ह्रास होता है। एक जैसी एनर्जी, आइए आयुर्वेद के अकॉर्डिंग है, मैं तुक्के से नहीं बोल रहा हूँ। तो इन कामों को बहुत लिमिटेड करना चाहिए, बहुत तरीके से बल अबल का विचार कर करना चाहिए। तो अध्ययन करने से भी, है ना, अधिक बाहर उठा लिया मान लो बहुत ज़्यादा आपने, बहुत ज़्यादा रास्ता चल लिया, बहुत लंघन भी नहीं करना चाहिए। या लंघन मतलब कूदना बता दिया, ये लांघने से मतलब कर दिया लंघन का, ठीक है। प्लवन, बहुत ज़्यादा तैरना, स्विमिंग नहीं करनी चाहिए। बाकी गिर जाना, चोट लग जाना, ठीक है, ये सब चीज़ें आप अपने हिसाब से देख सकते हो। और ऐसा करने से चूँकि संप्राप्ति इसमें से आता है, तो देखो कैसे करते हैं। करने से मनुष्य के, अब देखो यहाँ से देखो, मनुष्य के ओरा प्रदेश में, यानी कि जो लंग्स एरिया है उसकी जो कैपिलरीज हैं, वो जो जो ब्लड वेसल्स वो फट जाते हैं। फट जाने पर कुपित हुई वायु, चूँकि निदान सेवन हम कर रहे हैं ऐसा, पित्त और कफ को उभारती है, वहाँ से उघाड़ लेती है, बढ़ा के शरीर के विभिन्न प्रदेशों में दौरा करती है, ठीक है। पित्त कफ को वहाँ से निकालेगी, कहाँ से, फुफ्फुस से निकालेगी, क्योंकि वो फट गया है, सारे स्रोत डैमेज हो गए। अब वो वहाँ से उठा के ले जाएगी, क्योंकि जो जो नेचुरल मूवमेंट था वो जो है हैम्पर्ड हो जाएगा। और वायु पित्त कफ को निकाल कर पूरे शरीर में लेके घूमेगी। और देखो क्या क्या करेगी, जब वो सिर प्रदेश में जाएगी तो सिर सूल करेगी। ये सब कुछ, ये सब रिपीट होने वाला पूरे चैप्टर में, अब सब रिपीट होने वाला है, दिमाग लगाना। सिर प्रदेश में जाएगी, सिर सूल करेगी, थोड़ा नीचे आओ, गले में जाएगी तो कंठ उध्वंस करेगी, कंठोध्वंस करेगी, ठीक है बेटा। और थोड़ा नीचे आओ, कास करेगी, है ना, कास करेगी। और वहीं के वहीं स्वर भेद, देखो अब गले में 3 4 काम कर रही है। गले में कंठोध्वंस कर रही है, कास कर रही है, स्वर भेद कर रही है। फिर मुख में क्या करेगी साहब, अरुचि कर देगी। और लेटरल साइड में क्या कर देगी, पास में शूल कर देगी। और नीचे जाएगी तो गुदा प्रदेश में अतिसार कर देगी, वर्ष भेद कर देगी। और जॉइंट्स में क्या कर देगी, जमाई, संधियों में स्थित होती है जमाई, यह वात से रिलेट किया गया, ठीक है, वात से, ठीक है, वात से। ज्वर, संपूर्ण शरीर में ज्वर उत्पन्न कर देगी। और ओरा प्रदेश में रहेगी तो वहाँ तो ओरा शुरू कर ही देगी, जो फट गया वहाँ पर मामला, रप्चर मामला, ठीक है। और ओरा प्रदेश को जब दो दोष क्षत कर देते हैं तो वह रोगी जर्जर विच्छत छाती से कष्टपूर्वक ऊर्ध्व प्रदेश में वेदना के साथ खांसते हुए कफ के साथ रक्त को निकालता है। इस प्रकार अधिक सांस करने से उत्पन्न राजक्षमा इन उपयुक्त एकादश लक्षणों के साथ उत्पन्न होता है। इसलिए अपनी शक्ति
बल सामर्थ्य को जानने वाले आत्मज्ञानी पुरुष को अपनी शक्ति से अधिक कार्य कदापि नहीं करना चाहिए दोस्तों। अत्यधिक साहस, अन्यथा साहस कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है। हाँ, अब देखो 4 प्रकार के हम लोग ये पढ़े थे कारण, 4 प्रकार के कहाँ गए? अब इन चारों में एकादश लक्षणों का अलग अलग वर्णन, इसके भी 11 लक्षण बताए आचार्य ने, इसके भी 11 बताए हैं, इसके भी 11 बताए हैं और इसके भी 11 बताए हैं। इनका चार्ट सा दे रखा हुआ है। ठीक है। इनका चार्ट दे रखा है, देखो सबका, सबके 11 बताए हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत रेयर आया है, मुझे नहीं लगता कभी किसी ने कठिन बना दिया तो बना दिया, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, फिर भी हम याद करेंगे, मैं याद करा दूँ बहुत आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हम बस सिंपल वाले तो एकादश लक्षण है, षड रूप है और त्रिरूप है, क्वेश्चन यहीं से आता है हर बार। ठीक है, फिर भी हम एक बार याद कर लेंगे इमरजेंसी के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान से देखो, सब थोड़े अलग अलग है, मामला थोड़ा थोड़ा अलग अलग है। ठीक है, कॉमन क्या क्या है? सिरसूल कॉमन है, हाँ साफ सिरसूल कॉमन है। काश कॉमन है, हाँ ये भी। स्वर भेद कॉमन है, हाँ ये भी कॉमन है। अरुचि कॉमन है, हाँ मास्टर। पासुल, हाँ। और बताओ क्या कॉमन है? ज्वर कॉमन है ना? कितने हो गए? 1 2 3 4 5। ठीक है, बस एक ट्रिक याद रखना, सिक्सर, आपा का ज्वर, बस ये कॉमन मिलेगा हर जगह पर। आपा का ज्वर, सिक्सर आपा का ज्वर याद रखना, बस हो जाएगा काम आपका। से क सर, सर का मतलब है सर, सर स्वर भेद, आ पा का ज्वर। ठीक है, यानी कि हमें 11 में से 6 याद हो गए भाई, हमें याद हो गए 6। अब क्या करना है? अब ध्यान से देखो, ध्यान से बता रहा हूँ, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो चीज़ देखो बस। देखो ये जो साहसिक वाला है, इसमें कफ निकल रहा है, ब्लड मिला हुआ, इमेजिन करो, है ना, लंग्स एरिया रप्चर हुआ है, तो अब थूक तो है ही है, लंग्स में थूक तो होता ही है, वहाँ से अब साथ में ब्लड आ रहा है थूक के साथ, रक्त मिश्रित कफ है। वेग धारण वाले में ब्लड की कोई संभावना ही नहीं, रप्चर तो हो नहीं रहा, हम वेग धारण तो कर रहे हैं, तो केवल उल्टी हो जाएगी, केवल उल्टी हो जाएगी। 6 वाले में क्या होगा? बहुत ज़्यादा कमजोरी है तो सांस फूलने लग जाएगी। और विषमासन वाले में क्या हो जाएगा? यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर रक्त बमन, ये थोड़ा बमन इधर नीचे लिख दिया लोगों ने, बमन तो है सो है, पर यहाँ रक्त बमन है, तो बस क्वेश्चन हमारा ये इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए कि यहाँ पर रक्त बमन है और यहाँ पर केवल रक्त मिश्रित कफ है। तुम बीच के बमन और श्वास भूल जाओ, ना भी याद करो चलेगा, पर ये 2 चीज़ याद रखना कि ये बताओ बेटा कि रक्त मिला हुआ कफ कहाँ निकलेगा? जल्दी बोलो हाँ या ना। सासिक। सांस में निकलेगा, क्यों? क्योंकि रप्चर हुआ है, तो ब्लड मिल गया और कफ तो है ही लंग्स में पहले से। लेकिन बिस्मासन में थोड़ा ऐसे याद रखो, बिस्मासन में ई है बिस, और कौनो बिस पी लेगा तो खून की उल्टी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? सीधे बताओ, क्योंकि क्योंकि विष तो पूरे शरीर में फैलेगा, वो तो हर ब्लड वेसल रप्चर कर देगा पूरे शरीर की, वो थोड़ी लंग्स में जा रहा है। मैं इसे याद करने के बता रहा हूँ, तो बिस्मासन में रक्त बमन याद रहेगा, हाँ या ना? जी सर। ये हमें सूर्यवंशम, क्या बेटा? सूर्यवंशम की खीर। हाँ हाँ, सूर्यवंशम की खीर उसका मुझे मीम याद आया था डायरेक्ट जो लोगों ने बना दिया है, ध्यान है, जब अमिताभ बच्चन गाली देता है। तो चलो ठीक है, रक्त बमन हमने देख लिया, रक्त मिश्रित कफ निष्कासन देख लिया, बहुत बढ़िया, और देखते हैं चलो। देखो अतिसार सब में है, ठीक है, अतिसार सब में है। मैं इसको हटा के ना यहाँ ये कर देते हैं, देखो यहाँ पे ये हटा देते हैं। अरे ये कहाँ से बोला आ गया, ये तो नई डिजाइन बन गई। इसको बमन कर देते हैं और यहाँ पे रक्त बमन कर देते हैं, ठीक है, जिससे हमारा कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ओके, यहाँ बमन ही रहना। अब देखो ध्यान से, अब हम कर सकते हैं चीज़ें। देखो यहाँ अतिसार, यहाँ अतिसार, यहाँ अतिसार, ठीक है, और ये वाला हम बमन उठा के यहाँ कर देते हैं बमन।
लेकिन यहाँ पर है हमारा बमन। तो जब भी देखो हम उल्टा सीधा खा रहे हैं, जब भी विस्मासन, जब भी उल्टा सीधा खा रहे हैं तो हमें उल्टी हो रही है, सीधी बात उल्टा सीधा उल्टी होगी। अदरवाइज हर जगह क्या हो रहा है, अतिसार हो रहा है। ये आप याद रख सकते हो, है ना। साहसिक वाले में देखो कंठ उध्वंस हो रहा है। साहसिक वाले में चूंकि भाई रप्चर हुआ है, लंग्स के पास गला होता है, तो वहाँ कंठ उध्वंस हुआ है। अब कंठ उध्वंस कैसे हो जाएगा, ज़्यादा गला फाड़ के चीखोगे, अत्यंत साहस के साथ चीखोगे। अदरवाइज हर जगह आप देखोगे तो अंश मर्द या अंश ताप ही हो रहा है, यानी कि पेक्टोरल रीजन में पेन हो रहा है, इसके अपला के आसपास। ठीक है, तो यहाँ कंठ उध्वंस है, बाकी हर जगह अंश मर्द या अंश ताप है। और देखो 3 जगह प्रतिसाय है, 3 जगह जुकाम बताया है, तीनों जगह जुकाम बताया है। केवल साहसिक वाले में कहा है भैया चोट लग रही है, जुकाम कहाँ, जुकाम तो इन्फेक्शन से होता है, चोट लग रही है तो सीधा ओराइसूर होगा, कोनो जुकाम नहीं होगा। जुकाम होगा 200 वाले में, बेग विधारण में, क्षयज में, विस्मासन में, यहाँ 200 का प्रकोप होता है। साहसिक में तो सीधा चोट लगती है, तो यहाँ ओराइसूर होगा, बाकी सब प्रतिशय होगा। ठीक है, 6 हमारे सीधे सीधे यहाँ से याद हो जाएंगे। सिक्सर आपका था ज्वर, सिक्सर आपका था ज्वर। ठीक है, क्वेश्चन अगर आएगा बेटा तो यहीं सॉल्व हो जाएगा, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी तो मैं ये सब चीज़ें करने की। और ज़्यादा अगर मुझे एग्जामिनर बनना हो और मैं पेपर बनाऊँ तो यहाँ से बना दूँगा बस। मुझे तो ये जानने में इंटरेस्ट है कि किसको याद रहता है कि रक्त में से कब कहाँ निकल रहा है और रक्त बमन कहाँ है। बाकी तो मैं 6 से बना दूंगा। ठीक है बेटा, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओगे, इस चार्ट को जैसा बताया वैसे याद कर लोगे। एक दो बार देख लेना बस, बात करें, क्वेश्चन नहीं आता है पर फिर भी देख लेना, आया ना। आगे बढ़े। थोड़ा और देख लें तो फिर आप आइए। या आप आओ। अब चूंकि ये ज़्यादा कॉमन है तो इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं ना। देखो हर जगह पे आपको मिल जाएगा अतिसार, 3 जगह में मिल जाएगा, तो इसको जोड़ दो। बस बमन का याद करना याद रहना चाहिए। पास है प्रतिसाय, 3 जगह प्रतिसाय है, तो कहाँ हो रहा है, शुरू होना चाहिए, याद रहना चाहिए बस। आबो मतलब होता है आबो, यानी कि अंश अवमर्द ना, असंताप या अंश अवमर्द। ये थोड़ा सा 3 जगह पे है तो ये भी कर लेना। बाकी की जगह कंठोद्वंस होते अलग से कर लेना। तो सिक्सर आपा का ज्वर में आप आओ और टिक जोड़ दोगे तो बाकी तीनों में और याद हो जाएगा। ठीक है, छोड़ो, क्या बकवास चीज़ें पढ़ रहे हो। हम तो यहाँ पढ़ रहे थे। तो मुझे बताओ बेटा, पहले वाले निदान की आपको लक्षण संप्राप्ति ये सब निदान वगैरह याद हुए नहीं हुए, है ना। वो सारी चीज़ें आप दिमाग से लगा के भी लिख सकते हो, ये तो बहुत चीज़ें और लिखना बाकी है, तुम लिखना चाहो तो वो सब लिख देना। और मुझे बताओ कि जो उसके एकादश लक्षण हैं, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अब पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे ज़रा सुनाना, साहसिक वाले के एकादश लक्षण सुनाओ मुझे ज़रा। बोलो बोलो बोलो, कोई बोलो। 6 कौन से वाले, सिक्सर आपा करना ना, सिक्सर आपा का ज्वर। तो यहाँ आ से क्या है, आलोचक आरोचक। हाँ रुचि है ये वाली। अच्छा, और उसमें अगर हम जोड़ दें आप आओ, सिक्सर आपा आप आओ, तो आ से क्या हो जाएगा, अतिसार। पा से क्या हो जाएगा, प्रतिशत। प्रतिसाय। और आओ से क्या हो जाएगा, अंश अंश विमर्द या अंशताप, अंशताप। ठीक है, अब 2-3 जो बचे, लिखो लिखो ना लिखो क्या फ़र्क पड़ रहा है। वैसे तो मैं बता देता हूँ, चूँकि वो चोट वाला है, सासिक वाला, तो कंठ उध्वंस हो जाएगा, रक्त मिश्रित कफ का निष्ठीवन हो जाएगा, है ना। बस क्या ही है, सब तो याद हो गया हम लोगों को। आगे बढ़ते हैं। वेग संधारणजन रागजच्छुआ के कारण संप्राप्ति लक्षण। ओके, ह्रीम त्वाद वा घृत्य त्वाद वा भयाद वा वेगमागतम। कह रहे हैं कि जब कोनो पुरुष क्या करता है, घृणा के, लज्जा के कारण, शर्म की वजह से, शर्म आ रही, कह नहीं पा रहे सर टॉयलेट करने जाना है, थोड़ी देर तक बोरिंग पड़ा रहे, बंद करिए ना, है ना। घृणा की वजह से, मतलब टॉयलेट बहुत गंदा है, नहीं जा रहे, रोके बैठे हैं, डर की वजह से नहीं जा रहे हैं कि वहाँ पे सांप निकल आएगा, नहीं जाएंगे। तो अगर आपने बेग रोक लिया तो इन वह के कारण आयु अपान वायु मूत्र पुरुष की बेगों को रोक लेता है। तो बेगों को रोकने से फिर वायु कुपित होगी, और कुपित वायु फिर से पित्त को निकालेगी, कफ को उगाड़ेगी।
और शरीर में तिर्यक गति करेगी, तीनों जगह ऊपर नीचे हर जगह भागेगी, दौड़ेगी। उसे मौका मिल जाता है, वायु को तो मौका चाहिए बाहर निकलने का। तुमने देखा ना, जब कोई बात होती है तो बात फैल जाती है। ये बात को फैलने की बड़ी आदत है। पृथ्वी पे ड्रामा होगा, जहाँ जाएगी वहाँ ड्रामा, प्रतिशय करेगी, काश करेगी, स्वर्ग करेगी। ठीक है, याद रहेगा। वही हमने एक साथ याद करा कि शिक्षा आपका का जोर रहेगा, बाकी वेग संधारण में जो चीज़ें थी उस हिसाब से बदल जाएंगी। ठीक है, वो चार्ट याद कर लेना, अलग अलग मत कहाँ याद करोगे। फिर आते हैं अपन धातु जन्य वाले पर। धातु क्षय जन राजस्व कार्ड संप्राप्ति लक्षण। अब धातु क्षय जन कैसे हो रहा है मामला, धातु क्षय होगी कैसे? तो कह रहे हैं ईर्ष्या, ठीक है, उत्कंठा, भय, त्रास, क्रोध, शोक, अतिकृष्णा, यानी कि जलन करने से, उत्कंठा से, कुड़ने से, डर से, भय से, क्रोध से, शोक से, इनके द्वारा जिन लोगों का शरीर क्रश हो गया है, कहते हैं तू तो कुड़ती रहती है, तू तो कुड़ता रहता, खाता ही नहीं है। कुछ लोगों को इससे दिक्कत नहीं है, उन्हें क्या मिल रहा है खाने को, उन्हें दिक्कत होती है भैया को क्या दे दी खाने को, बहन को क्या दे दी खाने को, उसे ज़्यादा दे दिया, मुझे कम दे दिया। उसे भले तुम बादाम दे दो और बहन को ज़्यादा तुम मूंगफली दे दो, तो उसे ये नहीं दिख रहा है कि उसे बादाम दिए हैं, भले कम दिए हैं। तो ये जो जलन खोरी है ना, इससे क्या होता है, बड़ी कमजोरी आती है, खाने में मन नहीं लगता, खाना पचता नहीं है। ठीक है, खाता है बकरी की तरह, सूखता है लकड़ी की तरह, आप जानते हो। तो उन व्यक्तियों के शरीर में तथा जो व्यक्ति अत्यधिक क्या करते हैं, मैथुन करेंगे और उपवास करेंगे, तो ये प्रतिलोम क्षय हो जाएगा, है ना। ये वाला अनुलोम क्षय हो गया, सीधा सीधा क्षय हो गया। ये वाला अगर सीधा शुक्र ही नाश हो रहा है तो उल्टा क्षय हो गया, यानी कि आखिरी धातु क्षय होना शुरू हो गई, ऊपरी धातु क्षय हो जाएंगे, तो उनके शरीर में शुक्र और रोज की हानि हो जाती है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, दो तरह का क्षय होता है। ठीक है, अनुलोम क्षय, ये आपकी काय चिकित्सक बुक में दिया होगा अच्छे से, और वो चार्ट बना होगा वहाँ पे, अगर आपके पास अजय शर्मा की बुक होगी तो। उनके शरीर में शुक्र और ओज ही शरीर के स्नेहांश हैं, उस स्नेह के क्षय हो जाने से वायु वृद्ध हो जाती है। वायु वृद्ध होनी है, और वो हुई नहीं, और पित्त कफ को वाड़ा नहीं उसने। संप्राप्ति घूम फिर कर एक जगह जाएगी कि वायु रिलीज होगी, उसे मौका मिलेगा, पित्त कफ को घुमाने निकल जाएगी, चलो वायु घुमाने चलते हैं, सारे शरीर में गमन करेगी, और जहाँ जहाँ जाएगी वो ड्रामा, प्रतिशय ज्वर काश। बताओ है सिंपल कि नहीं? यहाँ तक मज़ा आ रहा नहीं आ रहा? बोलो हाँ या ना। जी सर। बाकी से एक जैसे ही लिखा हुआ, ठीक है, खास इसमें नहीं लिखा हुआ है अलग से। चलो आते हैं अगले वाले पे अपन, विस्मासन जन्य राजक्षमा के कार्य संपत्ति। अब यहाँ थोड़ा डाउट होना चाहिए, है सर विस्मासन करने से क्या मतलब राजक्षमा का, समझा धातु क्षय से हो सकता है, वह वेग धारण से हो सकता है, ऐसे ये भी हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? क्या है कि विविध अन्न पानानि वैषम बड़े समस्या होता है कि अनेक प्रकार के अन्न और पानों को विषम रूप से सेवन करने वाले व्यक्तियों के शरीर में कुपित वात, पित्त कफ भयंकर विषम रूप से अन्य प्रकार के रोगों उत्पन्न करते हैं, और विषम रूप से आहार का सेवन करने से विषम हुई वात, पित्त कफ दोष, रक्त वाहिनी आदि शर्तों से रोककर यक्षमा रूप उत्पन्न करती है। ठीक है, मामला इसमें इतना है कि विषम रूप के आहार का सेवन करने से विषम हुए वात, पित्त और कफ दोष तीनों प्रकोपित, क्योंकि विषम भोजन कर रहे हैं तो इसमें पर्टिकुलर ऐसा नहीं कह रहे हैं कि वात प्रकोप कब कर रहे हैं, पित्त प्रकोप कब, है ना, कुल मिला के उल्टा सीधा कर रहे हैं, तो तीनों दोष प्रकोपित हुए, और तीनों दोष प्रकोपित होकर क्या किया, रक्त वाहिनी आदि श्रुतों को रोककर यक्ष्मा रोग को उत्पन्न करते हैं, और श्रोतों के बंद हो जाने से धातुओं की पुष्टि आहार रस नहीं होने पाती है। कुल मिला के है इतना, समझो ये सब फालतू की बात है कि जब भी आप विषम आसन करोगे, है ना, विषम भोजन करोगे, तो वात पित्त कफ इत्यादि क्या होंगे, दूषित होंगे।
दूषित होने का मतलब है या तो घटेंगे या बढ़ेंगे, तो जानते हो या क्षीण होता है वृद्धि होती है। तो क्षीण वृद्धि, अगर वात भी अगर आप मान लो बढ़ी तब भी पित्त कफ को उगार के ले जाएगी। कफ बढ़ा तो ये स्रोतों का अवरोध कर देगा, फिर से वायु को बढ़ा देगा, है ना, रास्ता रोकेगा। मान लो वायु का यहाँ पर रास्ता रोका, तब वायु फिर से पीछे की तरफ लौटेगी। तो घुमा फिरा के बात वही चलती रहेगी। और जैसे ही स्रोतोवरोध हुआ, जैसे ही स्रोतोवरोध हुआ, तो क्या मतलब है कि आगे जो एक चैन बनी हुई है कि रस से रक्त बनना। देखो पहली बात है, देखो भोजन से, है ना, आहार रस से क्या बनना है, रस धातु, फिर रक्त बनना है, फिर मांस बनना है। तो ये जो चैन है वो ब्लॉक हो जाएगी स्रोतोवरोध होने की वजह से। इसलिए आगे मामला, इम्यूनिटी वीक हो जाएगी और फिर से क्या हो जाएगा, राजोच्छमा उत्पन्न हो जाएगी। फिर से वही नौटंकी होगी जो होती है ये सब चीज़ें। ठीक है, बस हमें रक्त बमन इसको में अच्छे से याद रखना है, ये गलती मत कर देना। ठीक है, ये वाला हमें अच्छे से याद रखना है। किस में आता है, विश्वासन में आता है। और कैसे मैंने याद कराया था, विष, विष याद। क्वेश्चन आए हो तो इतना ही बनना है यहाँ से, सबका गलत होगा, तुम्हारा सही हो, ध्यान रखना। ठीक है, ये आप याद रखो, बाकी सब छोड़ दो। बिल्कुल मत पढ़ना इस चैप्टर के चक्कर में, ज़्यादा पढ़ना है। इस चैप्टर से क्वेश्चन थोड़े से कम आते हैं। ठीक, काय चिकित्सा की जो बुक है वहाँ से क्वेश्चन, काय चिकित्सा पेपर में अच्छी बनेगी, बट चरक संहिता में क्वेश्चन कम बनते हैं यहाँ से। ठीक है, अब आते हैं पूर्व। पूर्व रूप से जरूर क्वेश्चन बन जाता है, तो ये हम देख लेंगे जरूर। देखें भैया पूर्व रूप में क्या है, एक एक करके देखते हैं। जैसे हमने इमेजिन किया था प्रमेय वाला, याद है आज? अगर किसी को याद हो प्रमेय वाला, मैंने कहा था सिर से लेकर ध्यान रखना और पैर के नाखून तक जाना। अगर आपने याद किया हो तो याद रखना। ऐसे यहाँ भी आते हैं, यहाँ भी आते हैं, देखते हैं क्या होता है। पहली बात तो क्या होता है, प्रतिशय। किसी को जुकाम हो रखा है, जुकाम हो रखा है तो क्या होगा, उसको राजक्षमा होने के चांसेस बहुत रहते हैं। एक ट्रिक याद रखना, पिकाचसो, पिकाचसो याद रखना बेटा। मैं लिखवाऊंगा, बाद में लिखवा दूंगा। प्रतिसाय से कास होता है, जुकाम के बाद खांसी होती है हमेशा, तुमने अनुभव भी किया होगा। और खांसी बहुत दिन तक रहती है तो कमजोरी आ जाती है, क्षय हो जाता है। और क्षय के बाद क्या होता है, सीधा शोष हो जाता है। शोष है ना, राजक्षमा हो जाता है। एक क्रम होता है, ऑर्डर होता है। तो यानी प्रतिसाय है अगर। अब पिकासो तो जानते हो ना, पिकासो कौन था? पिकासो जानते हो? आर्टिस्ट, पेंटर। आर्टिस्ट था, पेंटर था, इसलिए मैंने पिकासो के नाम पे पिकासो बना। मैंने कहा हर ट्रिक का एक मीनिंग होना चाहिए, तब याद रहती है। पिकासो, पिकासो से आप छः जोड़ देना बस, है ना, बाकी तो पिकासो ही, पिकासो, पिकासो कर लेना, पिकासो। बाकी मैं सारी चीज़ें आपको लिखवाऊंगा जब अपस्मार पढ़ाऊंगा ना, शायद पिछले बार लिखवाएंगे कि मैंने, फिर लिखवा दूँगा किससे कैसे आगे बढ़ती हैं चीज़ें, है ना। तो कहाँ थे हम? हाँ, प्रतिशय हो गया। प्रतिशय है, मान लो दौर्बल है, ठीक है, इंसान कमज़ोर रहता है, कमजोरी है पहले से, इसका मतलब यक्षमा होने वाला है। दोष दर्शनम अदोषेष्वपि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जिसमें दोष नहीं है उसमें जबरदस्ती दोष ढूंढना, ये आदत अगर किसी के अंदर है, मतलब बहुत चिड़चिड़ा, अंदर से कमजोर है, इम्यूनिटी वीक हो रही है उसकी। जो ताकतवर इंसान होता है वो ध्यान ही नहीं देता किसी पर, वो खुद पर ध्यान देता है, यानी दूसरों के गुणों में दोष देख रहे हो, उसका मतलब क्या है, आपका अंदर से कमजोर है। दोष दर्शनम अदोषेष्वपि, ये वाला ही बहुत अच्छा है। काये भीवत्स दर्शनम, अब जो शरीर है उसमें भीवत्सा दिखाई देती है, उसमें गंदगी दिखाई देती है, हर समय गंदा गंदा नजर आता है। घृतुम असनत चौपी, है ना, प्रत्येक वस्तु में क्या दिखाई देता है आपको, घिनौनी दिखाई देती है। बहुत ज़्यादा छुआछूत मानने लग जाता है, बहुत ज़्यादा हाइजीन हाइजीन का गेम खेलने लगता है, समझ लो राजक्षमा है। बल मास परिच्छेद, ठीक है, वो मतलब कितना भी अच्छा खा रहा है, वही वाला खाता है बकरी की तरह, सूखता है लकड़ी की तरह, कितना अच्छा खा रहा है, पर उसका बल और उसका मांस दोनों कम कम होते जा रहे हैं। ये वाला बहुत बार पूछा गया, ये वाला बहुत बार पूछा गया। ठीक है, स्त्री मध्य मांसप्रियता किसका पूर्व रूप है? यानी कि जिस इंसान को स्त्री में बहुत ज़्यादा आकर्षण फील होने लगे, दिन रात शराब का सेवन करने लगे, दिन भर चिकन मटन खाने की इच्छा होने लगे, मतलब बहुत कमज़ोर है अंदर से, इम्यूनिटी वीक है उसकी। भगवान ने ऐसा बना रखा है हमको कि जब हमारे अंदर विटामिन सी की कमी होती है, हमें खट्टा खाने का मन करने लगता है ना, जब चीनी की कमी होती है तो मीठा खाने का मन करता है। मतलब जिस चीज़ की कमी होती है हमारे अंदर, हम
उसी की तरफ अट्रैक्ट होता है। पता है, अगर हम बहुत गुस्से वाले, हम चिड़चिड़े हैं, तो कभी ध्यान रखना, हम अट्रैक्ट होते हैं ऐसे इंसान से जो बहुत शांत रहता है। अगर हमारे अंदर बहुत बचपना है तो हम अट्रैक्ट होते हैं उस इंसान से जो बहुत मैच्योर है। और जो बहुत लोग मैच्योर होते हैं, जो सीरियस होते हैं, उनको वो लोग पसंद आते हैं जो बहुत चुलबुले होते हैं, नॉटी टाइप के होते हैं। समझ रहे हो ना, ये नेचर ने बनाया है कि हम भैया अपोजिट साइड ही जाते हैं कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। चलो ठीक है। हाँ था मैं, हाँ, प्रियता च अवगुंठन है। तो अवगुंठन करने का मन करता है, शरीर को ढकने का मन करता है। मक्षिका घुड़ केशा नाम तृणानाम पतनानि च। अब देखो मामला यहाँ से थोड़ा सा बदल जाएगा। उसे ऐसा फील होता है, उसे ऐसा फील होता है कि इसके खाने में कोनो मक्खी गिर रही है, घुन गिर रहा है, बाल गिर गए हैं, इसमें कोई मतलब कोई ना कमी निकाल देगा। मैं नहीं खा रहा, दूसरा लेके आओ, मक्खी गिरी हुई है इसमें, इसमें बाल गिरा हुआ है, दिखता है उसे ऐसा। या साइकोलॉजिकल कभी क्वेश्चन भी आ जाए कि मानसिक पूर्वक किस व्याधि में होते हैं, राजक्षमा में होते हैं। उन्माद उन्माद लगा दोगे तो अलग बात है, राजक्षमा आंसर लगाना। और मिल गया भैया, मिल गया। केसा नाम नखा नाम च विवर्धनम। कहीं और पढ़ाएगा ये सब कुछ, कहीं और पढ़ाएगा, याद आ रहा है? प्रमेय में। प्रमेय में पढ़ा था। और कुष्ठ और प्रमेय में क्या कॉमन पढ़ा था पूर्व रूप में हमने? सर प्रमेय में और कुष्ठ में। हम्म, काय छिद्रेशु उपदेह, याद आया? नाक कान, नाक कान मुख इत्यादि में मलों की उत्पत्ति, शिरवड़ उपदेह वगैरह वहाँ था। जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो योगेश, तुम्हें नहीं लगता कि कोई टॉप करे उसे पार्टी देनी चाहिए अलग से? सर और कौन पार्टी देगा? क्या हुआ? और कौन सर पार्टी देगा? उसका तो है ना, बनता है। पता नहीं क्या समझ में नहीं आती लोगों के। खैर छोड़ो। तो पत्र त्रिभी पतंगेश स्वापदेश अभिघर्षणम। अब स्वप्न में भैया उसे क्या क्या दिखाई दे रहा है? पतंगे, कीड़े मकोड़े दिखाई दे रहे हैं, ये सब है ना स्वप्न में। ये तो नहीं पूछता है, इसको मिटा ही देता हूँ, कन्फ्यूज हो जाऊंगा। ये वाला इंपॉर्टेंट है कि स्वप्न में केस अस्थि राशि नाम भस्मम च अधिरोहणम। किसमें? स्वप्न में। स्वप्न में ऐसा दिखता है कि वो बालों की, हड्डी की और राख के ढेर पर चढ़ रहा है। किस पे? या तो बालों के ढेर पे चढ़ रहा है, या हड्डी के ढेर पे चढ़ रहा है, या राख के ढेर पे चढ़ रहा है। केस अस्थि राशि नाम भस्मन च अधिरोहणम। अधिरोहण करता है, चढ़ता, चढ़ाई करता है उसमें। और क्या दिखता है? जलाशय नाम शुष्यता, शैला नाम क्षीमाणा नाम, है ना? ये सब चीज़ देख रहा है कि जलाशय सूख रहे हैं, पर्वत गिर रहे हैं, पर्वत पतताम, पर्वत गिर रहे हैं, बाग बगीचे बनानाम शुष्यताम, क्षीमण सूख रहे हैं, और जो ज्योतिषमापी होता है, ठीक है, ये इनका पतन हो रहा है, ये गिर रहे हैं। ज्योतिषमापी मैंने जो भी हमारा क्या बोलेंगे इसे, एस्ट्रोनॉमी, जो हमारा एस्ट्रोनॉमी वाले पार्ट होता है, चंद्रमा, तारे, सूर्य, ये सब क्या गिर रहे हैं आसमान से, इनका पतन हो रहा है। ये सब कहाँ देख रहा है? सपने में देख रहा है, हकीकत में नहीं हो रहा कुछ। तो ये जितनी भी सपने वाली चीज़ें बेटा एक एक कर दोबारा देखते हैं। काफ़ी अच्छे प्यारे क्वेश्चन, देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकालता हूँ। काय विवद दर्शनम बहुत बार पूछा गया है, किसका प्रूफ होता है? दोष दर्शनम अदोषवपी, जिसमें दोष नहीं है उसमें दोष दिख रहा है। बलमास परीक्षण, बलमास परीक्षण के बारे में तो ये कहा गया है कि पेशेंट कैसा भी क्यों ना हो, यानी कि उसके अंदर चाहे त्रिरूप आ गए हों, चाहे षडरूप आ गए हों, चाहे एकादश रूप आ गए हों, सारे के सारे लक्षण क्यों न उत्पन्न हो गए हों, कह रहे हैं कि अगर उसका बल और मास बढ़िया है, स्ट्रांग है बंदा, तो एकादश रूप होने पर भी ठीक हो जाएगा, साध्य हो जाएगा। और अगर बल मास 6 हो गया है ना, तो 3 रूप आएंगे तब भी साध्य हो जाएगा ठीक। तो बल मास की बड़ी महत्ता है इस व्याधि में। आगे पढ़ेंगे क्या, देखेंगे, मल वाला कॉन्सेप्ट भी आएगा एक इसमें। तो ये हो गया। स्त्री मध्य मास प्रियता, ये तो आप देख लेना कितनी बार मिल जाएगा एमसीक्यू में आपको, ठीक है। एक, दो, तीन, ये तो है ही है दोनों में, है ना। मच्छी का गुणा नाम भी कर लेना, ठीक है, पर ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा सा देख लेना बार बार। उसमें सपने वाली चीज़ ज़्यादा है, ठीक है। हड्डी और भस्म के ढेर पे चढ़ रहा है, और जो है सपने में जलाशय सूखते देख रहा है, पर्वत गिरते देख रहा है, वन जलते देख रहा है, ज्योतिष आदि राशियाँ गिरते देख रहा है, ये सब चीज़ें देख लेना। तुम लोगों को सपने में ऐसा दिखाई तो नहीं देता? तुम लोग सपने किस तरीके के आते हैं योगेश? तुम्हें किस तरह से सपने आते हैं अक्सर? सर मुझे हम्म। सर अब तो अय्या दिखता है। अय्या दिखता है? अरे अय्या से ध्यान आया, किसी ने अपने रूम में अभी तक अय्या, NIA, BHU या तिब्बिया लिखा नहीं? लिखा? हाँ जल्दी बताओ, हाँ या ना? इसका भी टाइम नहीं मिला तुम लोगों को? सर यही तो पूछा था। बताओ, किसी ने अपने रूम में लिखा नहीं? लिखा? हाँ या ना? जो तो मेरी बात मानता, आज सर से लिख लूंगी कल मैं। आज के बाद बात ही नहीं करूँगा तुम लोगों से इस तरह की। कितने दुष्ट लोग हो। दुष्ट का गलत मतलब निकालना, दुष्ट पूर्वांचल में बहुत प्यार से बोलते हैं, ठीक है। वैसे तो दुष्ट रावण था, तुम भी कम नहीं हो, ठीक है। हाँ, हम आगे बढ़ते हैं। कहाँ था मैं? हाँ, हमने दोष देख रहे हैं। मैं मैं दोष नहीं देख रहा हूँ। यथा स्वेन उष्मणा पाकम शारीरा यान्ति धातवः श्रोतसा च यथा स्वेन धातु पुष्यति धातुतः। याद रखना कहाँ का श्लोक है, ठीक है। बार बार धातु के पोषण की बात हो रही थी, सीधी बात राजस्थान की बात हो रही थी, ऑब्वियस सी बात है। आगे देखते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, टेंशन लेना। कह रहे कि उचित ऊष्मा रहने से शारीरिक धातुओं का उचित रूप से पाक भी होता रहता है, और वे धातुएं अपने स्रोतों में अवस्थित रहकर एक धातु दूसरे धातु को पुष्ट करती रहती है। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया बता रहे हैं कि 13 प्रकार की जो अग्नि है, अगर वो ठीक ठाक है, बलवान है, तो सब कुछ ठीक चलता है। एक धातु दूसरी धातु को बना रही होती है, मामला ठीक रहता है। क्यों बता रहे हैं? पहले ये तूफान से पहले का सन्नाटा है, क्योंकि अब सब बदलने वाला है। अब यही अग्नि करामात करेगी और मामला बिगड़ेगा। 13 प्रकार की अग्नि कौन कौन सी होती है साहब? एक जठराग्नि होती है, पंचभूताग्नि होती है, और 7 धातुवाग्नि होती है। इसमें प्रमुख कौन सी होती है? जठराग्नि होती है, और यही दोनों को बल देती है। ये हम सब जानते हैं। ग्रहणी वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, इसके नोट्स बनाएंगे। चरक चिकित्सा 15, ठीक है। मुझे बताओ, कोई बता देगा चरक चिकित्सा 4 कौन सा चैप्टर है? रक्तपित्त, पक्का? इतनी देर में सोच पाए तुम लोग? अच्छा, चिकित्सा 5 गोल्ड 6 फिर में है ना, 7वां ये कल ही बढ़ा है पोस्ट। 8वां राजलक्ष्मी। देखो 7 महाकुष्ठ होते हैं, तो 7वां तो कुष्ठ से याद रखो कम से कम। और ट्यूबरकुलोसिस में इनफाइनाइट दवाई खानी पड़ती है ना। 9 महीने कोर्स होता है, 6 महीने का, 12 महीने का। तो ये 8वां चैप्टर राजलक्ष्मी याद। अब 6 वाले से तुम 6 मत याद कर लेना, बस 6 वाले को राजलक्ष्मी कर दो। 6 वाला प्रमेय है कि उसमें मूत्र का 6 होता है, ऐसे याद कुछ भी याद रखना, थोड़ा रिलेट कीजिए। आगे बढ़ते हैं, कहाँ चक्कर में पड़ रहे हैं। अब ये है राजस्व के समान। ये अब दूसरा श्लोक बताना चैप्टर जो आपको याद करना है। एक बताया था वो वाला, एक ये वाला, अगर कर पाओ तो ये वाला भी याद कर लेना, क्योंकि लिखना पड़ेगा एग्जाम में, UG वाले में। याद करो, मेरे साथ याद करो। श्रोतसाम स निरोधात चा, पहले 2 बड़े याद कर लो, तो यहीं से अगर इतना याद कर लोगे तो बाकी श्लोक अपने आप याद आ जाएगा कि राजस्व की संप्राप्ति है कैसी, क्यों होता है राजस्व। बाकी तो हमने देख लिया, कारणों के हिसाब से अलग अलग संप्राप्ति देखी, पर एक कॉमन संप्राप्ति ये कहती है कि श्रुतसाम स निरोधात च रक्त आदि नाम च संख्यात। देखो बेटा, एक चीज़ याद रखना कि हमने पढ़ा नहीं था कि जब जब वायु प्रकोपित होती थी और कफ और पित्त को उबाड़ कर ले जाती थी। याद रखना कि कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है जब एक नॉर्मल रास्ता बंद हो गया हो, तभी तो वायु की इतनी हिम्मत है कि उसको अलग अलग रास्तों से ले जाए। तो यानी हर किसी में कॉमन चीज़ स्रोत स्वरूप था, चाहे वो दृश्य था चाहे अदृश्य था,
चाहे डायरेक्ट था चाहे इनडायरेक्ट था, चाहे प्रत्यक्ष था परोक्ष था, पर था। और यही कॉमन संप्राप्ति कह रही है। क्या कह रही है? कि जब यक्षमा रोग के कारणों का सेवन करोगे तो अग्नियां विषम हो जाएंगी। जितनी अग्नियां हैं, चाहे जठराग्नि, धाताग्नि, भूताग्नि, ये सब विषम हो जाएंगी, अपना अपना फंक्शन करना बंद कर देंगी। और जब अग्नि विषम हो जाएगी तो जैसे जो खाना हम खा रहे हैं वो आहार का पाक होगा ही नहीं, जो उससे धातुएं बनेंगी धातुओं का पाक होगा ही नहीं। और जब ऐसा नहीं होगा तो आहार रस से क्या बनेगा? कफ का निर्माण होगा। हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई धातु, देखो, एक तो बनता है उसका किट्ट भाग बनता है, एक प्रसाद भाग बनता है, और बाकी तीसरा ओज बनता है। तो हमने पढ़ा है, किसमें पढ़ा होगा हमने? चरक सूत्र 28 में आई थिंक, है ना? तो चरक सूत्र 28 में 24 में, दो में से कहीं पर ही पूरा बताया गया है। विद रेफरेंस याद करने की कोशिश किया करो चीज़ों को, ठीक है? तो किट्ट भाग क्या बनेगा भैया? किट्ट भाग क्या बनेगा? आहार रस का पाक हो रहा है तो कायदे से रस धातु बननी चाहिए प्रसाद भाग में, रस धातु प्रसाद भाग बननी चाहिए, वो बन नहीं पा रही है, लेकिन बन नहीं पा रही, जो धातुएं विषम बहुत कम बन पा रही है। किट्ट पूरा बनना है, जो आम के अधिकता के कारण थोड़ा बहुत, थोड़ा सा ओज बन जाएगा या नहीं बनना है, ठीक है? तो विशेषकर आहार रस से कफ का निर्माण होता है, और बढ़ा हुआ कफ स्रोतों को बंद करेगा, मौका मिलेगा उसे स्रोत सामसा निरोधात च। अगर ऐसा है तो क्या होगा? आगे की रक्त आदि धातुएं नहीं बनेंगी, इनका क्षय हो, जितनी पहले से थी वो खर्च होती रहेंगी, उनका क्षय होता रहेगा, और क्षय होता रहेगा तो रक्त को जीव बोला है, इम्यूनिटी डाउन होती है, आगे शुक्र धातु नहीं बनेगी और ओज भी नहीं बनेगा, ठीक है? धातु उष्णा च अपचय, अपचय मान होता है कम होना, और उपचय मान होता है बढ़ना, ठीक है? अपचय माने कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, और दोनों को मिला के मेटाबॉलिज्म, आप जानते हैं, है ना? बढ़ने का एनाबॉलिज्म, अपचय कैटाबॉलिज्म, और दोनों को मिला के होता है मेटाबॉलिज्म, ठीक है? तो बढ़ा हुआ जो कफ स्रोत है मार्ग बंद कर देगा, रक्त आदि धातुएं आगे बन नहीं पाएंगी, धातुओं में रहने वाली 7 धातु अग्नि खुद नष्ट हो जाएंगी, और इसी से राजक्षमा रोग उत्पन्न हो जाएगा, इम्यूनिटी बेहद कम हो जाएगी। मुझे बताओ, समझ में आ रहा है ना? श्रुत साम स निरोधात चा रक्त आदीनाम च संशयात धातु उष्मणा चापचय, सॉरी, धातु उष्मणाम चापचयाद राजक्षमा प्रवर्तते, चापचयाद राजक्षमा प्रवर्तते। मुझे बताओ, श्लोक याद हो जाएगा, कल सुन लो आप लोगों से। जी सर। पिछला कितना ऐसा बाकी सोचो, मतलब कितने श्लोक दिए होंगे आज तक नहीं सुने। तुम लोग बहुत हल्के में लेते हो ना, मुझको सही बताना ही मतलब। नहीं सर। राजक्षमा में बेड बल की रक्षा, ये क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन है, ये पीजी का क्वेश्चन है। कह रहे हैं तस्मिन् काले पचति अग्नि यदन्नम कोष्ठ संसृतम मली भवति तत् प्राय कल्पते किंचित ओजसे तस्मात् पुरुषम संरक्षम, इतना ही पूछता है। तस्मात् पुरुषम संरक्षम किसके संबंध में कहा गया है? किस व्याधि में पुरुष की रक्षा करनी चाहिए, मल की रक्षा करनी चाहिए? पेशेंट को मल नहीं करने, त्याग नहीं करने देना चाहिए। चुपचाप वहीं बैठ, मल त्याग करने नहीं गए। पहली बार तो खुद कह रहा है वेग धारण करने के, हम किस व्याधि में कह रहे हैं? राजक्षमा, राजक्षमा में ही हम जो चिकित्सा करेंगे। हम कहेंगे कि पेशेंट भले वेज खाता हो, पर अगर मांस अत्यधिक क्षय हो जाएगा तो हम उसे चोरी छुपे मांस खिला देंगे। ये पाप भी ले लेगा डॉक्टर अपने ऊपर, वैद्य अपने ऊपर पाप ले लेगा, जुगुप्सा चिकित्सा करेगा, छुप कर उसे मांस खिला देगा। और यहाँ देखो मल की रक्षा कर रहा है। दो अटपटी बातें हैं, दोनों अटपटी बातों से बहुत बार प्रश्न आया हुआ है कि मल की रक्षा किस व्याधि में करते हैं और जुगुप्सा चिकित्सा किस व्याधि में करते हैं। दोनों का आंसर राजक्षमा, शोष या क्षय, तीनों में से कोई भी ऑप्शन दिख जाए टिक कर देना। ज़्यादातर आपको शोष या राजक्षमा दिख जाए, क्षय तो अलग व्याधि हो जाती है। सर्वधातु क्षयर्तस्य तो बलम तस्य ही बिडबलम, जब सब धातु ही क्षय हो जाती हैं, श्रोत अवरोध की वजह से रक्त आदि धातुएं बनी नहीं रही हैं, तो शुक्र भी नहीं बनना है, ओज भी नहीं बनना है। ऐसी कंडीशन में जो मल होता है, जो बिड होता है, वही बल होता है। क्यों?
क्योंकि याद करो E बराबर mc², आइंस्टीन का फॉर्मूला, एनर्जी, मास और ये वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब सुनो कैसे मामला फिर। तो मामला ये है, एनर्जी तो बराबर थी, हाँ सब बराबर थी, तो बन क्या, जब ये कम बना तो ज़्यादा ये बन गया, ज़्यादा मल बन गया ऐसा मतलब। और मल ज़्यादा बन गया, इसका मतलब मल ही बचा के रखो पेशेंट में, कम से कम मल ही बचा के रखो, क्योंकि एनर्जी वहाँ है। खाना खाया बेकार तो गया नहीं है, बस धातु तो नहीं बन पाया, ओज तो नहीं बन पाया, ओज बना है पर किंचित ओज सा, थोड़ा सा बना है, थोड़ा सा ओज बना है, जीने लायक बना है बस, ठीक होने लायक नहीं बना है। तो मुझे आप बताओ 41-42 श्लोक का पूरी तरह से मतलब समझ आ गया, कितना भी घुमा के क्वेश्चन देते समझ जाओगे, हाँ या ना। सर यहाँ जो मन लिखा हुआ है विद बलम, ये सर ये ही है या कुछ और है? क्या बेटा? सर ये पुरुष के लिए बोला है या कुछ और? हाँ पुरुष के लिए ही बोला है, पुरुष के लिए ही बोला है। ये जो कफ होता है अल्टीमेटली जाता तो बाहर है शरीर के, तुम्हें क्या लगता है कफ शरीर में पड़ा थोड़ी रहता है, यही मल बनाता है बाद में, यही तो म्यूकस स्ट्रक्चर बन जाता है, ये मल का स्ट्रक्चर बन जाता है बाद में। जो भी मल होते हैं वो बाहर निकल आते हैं किसी न किसी रास्ते से, ज़्यादातर तो मल मूत्र के रास्ते निकलते हैं, बाकी अपने जो कान नाक थोड़े थोड़े वहाँ निकल आते हैं। तो ठीक है। हाँ देखो एक दूसरे आचार्य हैं कुछ, उन्होंने ऐसा लिखा है, कहते हैं कि जो राजक्षमा का पेशेंट होता है, बोला हाँ होता है, तो उसमें जो बल होता है ना उसका, वो तो शुक्र होता है। बोला हाँ, और पर उसका जीवन जो होता है वो मल होता है। बोले तो कह रहे हैं कि राजक्षमा के पेशेंट में दो चीज़ों की रक्षा करनी चाहिए, मल की और रेतस की, है ना, मल की और शुक्र की, रेतस मतलब शुक्र की, ठीक है। बल्कि आचार्य चरक कहते हैं कि केवल बल उसकी रक्षा करो, मल की, पर अन्य आचार्य हैं, अभी नोट्स में लिखा दूंगा, 4 आचार्य हैं, सब पे सब लिखा दूंगा, तो वो कहते हैं कि मल और रेतस दोनों की रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि सीधी बात है यार, शुक्र 6 हो जाएगा तब भी कौन सा वाला राजक्षमा हो जाएगा बताओ, अगर शुक्र का 6 हो जाएगा तो कौन सा वाला राजक्षमा हो जाएगा, प्रतिलोम से वेग प्रतिलोम 6 हो जाएगा, है ना, प्रतिलोम 6 हो जाएगा। क्या तुम वो वाले आइडिया पे काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? जब मैं चरक का चैप्टर पढ़ाऊँ तो जाके काय चिकित्सा का चैप्टर पढ़ लेते हो, नहीं पढ़ लेते हो? किसमें भी आलस आ रहा है, तुमने चरक और काय चिकित्सा पूरी कर ली, समझ लो आधा सिलेबस खत्म है तुम्हारा फाइनल प्रॉप का। पूछ लो बना योगेश से, साले साल आगे एक जैसी हो जाती हैं, गायनी भी सुश्रुत से आता है पूरा। मैं सही कह रहा हूँ योगेश? जी सर। चलो, डर लग रहा है तो उल्टा ना बोल। सही है। लास्ट वाला रेफरेंस था किसका? क्या बेटा? तो ये लास्ट वाला रेफरेंस जो था शुक्रातम बलम वाला, ये किसका रेफरेंस था? रेफरेंस में बता दूंगा, नोट्स में देख के बता दूंगा, ठीक है। इसलिए क्योंकि उसमें 3-4 रेफरेंस है, वैसे रत्नावली का भी, भाव प्रकाश भी है ना, तो मुझे याद नहीं है सही बताऊँ तो एक्चुअली कि इन दोनों में से किसका है, पता बड़ा गलत बता दो उससे फ़ायदा नहीं। अभी नोट्स जब लिखवाऊंगा मैं लिखवाऊंगा आपको 3-4 रेफरेंस लिखवाऊंगा, किसने क्या बोला किसने क्या नहीं बोला, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ मैं ये वाला श्लोक बता रहा था, इंपॉर्टेंट नहीं, बस कॉन्सेप्ट बनना है इसलिए थोड़ा बता दे रहा हूँ। कह रहे हैं कि देखो ये सब ऊपर नौटंकी हुई तो रुक जाने वाली है ना, तो इससे धातु क्षय हुई, इम्यूनिटी वीक हुई तो सब बन रहा है। लेकिन एक चीज़ में कितनी प्यारी देखने को मिल रही है कि सिंड्रोम वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। सिंड्रोम हम जानते हैं कई सारे सिम्टम मिलकर एक सिंड्रोम बनाते हैं, है ना, साइन बनाते हैं, सुना होगा मर्फी साइन, ये साइन वो साइन, ये सिंड्रोम वो सिंड्रोम, है ना। तो यहाँ भी तो कोई आचार्य कह रहे हैं संघात योग राजक्षमेति, कह रहे हैं कि राजक्षम अपने में डिजीज नहीं है, वो तो कई सारे लक्षणों का समूह है, संघात है, समुदाय है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट अच्छी बात है, पूछ लो कोई इंटरव्यू आया मैं तो बता देना कि सिंड्रोम का कॉन्सेप्ट संघात के नाम से राजक्षम वाले चैप्टर में आया। खुद चरक लिखते हैं इस वक्त अपनी बात में, ठीक है। बस आगे बढ़ते, अब देखो हमारे पास ये आ गई ये चीज़ें, है ना। ये मैं आपको नोट्स में भी ट्रिक बताऊंगा, और मैंने शायद पिछली बार जब निदान स्थान से पढ़ाया था तब भी वो ट्रिक्स वाले से आपको पेज दिया था, याद करो वो, और रिवाइज करना है आपको, फिर एक बार देख लेंगे। षडरूप और देखो त्रिरूप, याद रखना त्रिरूप बहुत कम लोग जानते हैं,
त्रिरूप का चरक ने ऐसा खास जिक्र नहीं किया है, पर मान लेते हैं हम। क्यों मान लेते हैं कि जब आगे कहीं जाके, हाँ यहीं लिखा हुआ है, आगे जब वो सामान्य लक्षणों का जिक्र करेंगे तो हम इन्हीं को मान लेते हैं त्रिरूप है। अंश पार्श्व अभितापश, संताप, कर्पादयो और ज्वर सर्वांग चेती, ये तीनों को हम त्रिरूप मान लेते हैं। पर ऐसा उन्होंने कुछ कहा नहीं कि त्रिरूप होता है, वो तो केवल षड्रूप और एकादश रूप की चर्चा करते हैं। पर आपको बुक्स में टेक्स्ट बुक मिल जाएगा तीनों रूप, तो कोई बात नहीं, चलो दोनों तरीके से क्वेश्चन सही है। अब देखो यहाँ पे एक बार देख लो अब पढ़ के, है ना, बाकी मैं ट्रिक के साथ बताऊंगा कि आपको कैसे याद रखना है। लेकिन हाँ, त्रिरूप वाले का आपको श्लोक याद करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये षड्रूप से बड़ा कन्फ्यूज कर देता है। ठीक है, भले भोज ने हमें, भोज ने कह दिया था काजर, भोज ने क्या, आचार्य भोज क्या कहते हैं त्रिरूप में, काजर देख नहीं रहा था। ठीक है, अब देखो काजर, देखो गांव में काजल को काजर ही कहते हैं, खिलाओ तेरे काजल लगा दो, काजल नहीं कहते। ठीक है, तुम योगेश एक समोसा खिलाऊंगा, इतना बता दो कि शादी के टाइम पर जो है दूल्हे को काजल कौन लगाता है? भाभी उसकी। अरे यार तुमने बता दिया, चलो ठीक है, कल खाते हैं फिर, है ना। कास, ज्वर, रक्त पित्त, लिख ही देता हूँ, वैसे नोट्स में होगा पर देख लो। कास, ज्वर, रक्त, देखिए रक्त पित्त नहीं बताया आचार्य चरक ने, रक्त पित्त केवल भोज बताते हैं। ठीक है, ये तीनों अच्छे से याद कर लेना। अंशपाश अभितापश, संताप कर्पाद्यो, ज्वर सर्वांगश चेती, लक्षणम राजश्मणा। बड़ा प्यारा श्लोक याद हो जाएगा आपको। ठीक है, बस इतना याद कर लेना, टिक कर पाओ एमसीक्यू, ना रट पाए तो मत रटना, पर इतना एक दो बार राइम बना लेना दिमाग में। जब अंश पाश अभितापश पढ़ो तो अपने आप संताप कर्पाद्यो ज्वर सर्वांगश चेती याद आ जाएगा, इतना हो जाएगा हमारा काम। ठीक है, कल बच्चा कुछ पूरा चैप्टर निपटा देंगे, आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, जाओ आराम करो तुम, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।